सो हेलो एवरीवन। आ चुका है आप सभी के साथ हम वापस से। तो बहुत लंबा ब्रेक हो गया, आई नो, बट बिलीव मी, एक रेगुलर स्टूडेंट होकर इतने सारे चैनल एक साथ चलाना, इट्स नॉट लाइक, मतलब इजी डील नहीं है। तो वापिस से थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मेरा जैसे जैसे चैप्टर ओवर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं पढ़ाते भी जाऊंगा। एंड हियर वी गो, मेरा सॉल्युबिलिटी जो है वो वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी एक वीडियो भी बना दी जाए। तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था, तो अभी हम तक पहुँच गए थे, हमारा जितना भी मोल फ्रैक्शन वगैरह टर्म्स वगैरह वो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी है, तो वो वाला टॉपिक मैं नहीं उठाऊंगा। एंड उसके पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे कुछ फिनो मतलब फंडामेंटल चीज़ें थी, मतलब कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी, वो चीज़ हमने पढ़ी। पर अब हम अब जा रहे हैं थोड़ा सा डेप्थ के अंदर, और अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो शायद हम अब इतने ट्वेल्थ में एक्चुअल में जो पढ़ रहे हैं वो। तो ये है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? तो हेनरी लॉ बेसिकली कुछ नहीं है, आपकी सॉल्युबिलिटी, मतलब कितनी गैस जो है आपकी घुली हुई होगी, मिक्स होगी लिक्विड के अंदर, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ताकत रखता है आपका हेनरी लॉ। ठीक है। एक बहुत मतलब नॉर्मल सा एग्जांपल दूं तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं, थम्स अप हो गई, कुछ भी हो गया, लिम्डा हो गई, जितनी भी आपकी ड्रिंक्स होती है, वो सब के अंदर जैसे कैप खोलते हो तो एक करके आवाज़ आती है, मतलब एक जो गैस लीक करने की आवाज़ आती है, वो बेसिकली गैस क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जब वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर हम डालते हैं बॉटल के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, एक प्रेशर लगाने से गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो हो जाती है लिक्विड के अंदर। पर जैसे ही हम वो कैप खोल देते तो सारा गैस निकल जाता है। इवन आप एक चीज़ वो देखना कि एक एक वो बॉटल जिसको आपने फ्रीज में से निकाला हो, एक और दूसरी वो बॉटल जो धूप में बहुत देर से रखी हुई हो, दोनों की गैस लीक के अंदर भी फ़र्क होता है, दोनों के स्वाद के अंदर भी फ़र्क होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ बोल दी, तो अब इन सबको हम थ्योरी फॉर्म में देखते हैं कि मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया, ये हेनरी लॉ के अंदर एक्चुअल में इस सब चीज़ों को समझा देता है। तो सबसे पहला आता हमारा कि जो हेनरी लॉ होता है वो ये बोलता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की, मतलब जो गैस होती है वो उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है लिक्विड के अंदर, जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो जो भी हम पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस के ऊपर, यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके जो है सॉल्युबिलिटी के। अब यहाँ पर हम जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट आ रहा था हमारे पास यहाँ पर के एच क्या होता है? तो हेनरी लॉ कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, यानी एच इज इक्वल्स हो जाता है हमारा पी के एच। अगली चीज़ हमें देखने को मिलता है कि आपका हेनरी लॉ जो है मोल मोल फ्रैक्शन के टर्म्स के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो हेनरी लॉ हमें बोलता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर है गैस का, मतलब जो भी प्रेशर है हमारे वेपर फेज के अंदर, इस वर्ड को ध्यान रखना, वेपर फेज के अंदर, इसके बिना आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो आपका जो गैस का जो भी मोल फ्रैक्शन है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट वही है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगली चीज़ की बात करूँ मैं, तो अगली चीज़ आती है हमारे पास जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट का हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले जितने भी ग्राफ होते हैं ना, उसका एंगल कुछ नहीं, आप जो लाइन होती है सेंटर वाली उसको सेंटर से निकाल के 45 डिग्री पर डाल दो, आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले का बन जाएगा। यानी हमने अभी पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे आपका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, या फिर उल्टा बोल लो कि प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे यहाँ पर शो कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हेनरी लॉ कांस्टेंट की। ये एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बात करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देखोगे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब जो के एच की वैल्यू है वो डिफ़र करती है हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब आप देखोगे ऑक्सीजन का, मान लो हमने कोई सा टेम्परेचर पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया 34 टेम्परेचर पकड़ लिया। आप CO2 उठा के देख लो, उसका कुछ अलग कांस्टेंट होगा, N2 उठा के देख लो, कुछ अलग कांस्टेंट होगा, यानी डिफर करेगा हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगली चीज़, हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव करा कि P इज इक्वल्स टू के एच मोल फ्रैक्शन होता है, उससे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब गैस कितना इस लिक्विड के अंदर घुल सकती है, उतना कम हो जाएगा।
अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हुई। अगली चीज़ आती है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वही वाली बात जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को आप फ्रिज में से निकालो और एक बॉटल आप सनलाइट के अंदर आप रख के आ जाओ, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट की आपकी वैल्यू होगी और उतनी ही कम गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। इसीलिए आपको जो धूप में रखी हुई बॉटल होती है ड्रिंक्स की, वो आपको इतना अच्छा स्वाद नहीं देती है। वहीं पर आप ये देखोगे कि आपका जो जब टेम्परेचर कम होगा यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम होने से क्या होगा, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस के अंदर। इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो फ्लेवर होता है गैस उसका कोल्ड ड्रिंक का, वो आता है किसकी वजह से, उस डिज़ोल्व्ड गैस की वजह से, जो कि लेस टेम्परेचर पे मतलब ठंडे होने पर बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद देती है। अगली चीज़ आती है कि जो एक मतलब ये वाला आपका असर्शन रीज़न में आ सकता है क्वेश्चन कि क्यों एक्वाटिक स्पीशीज़ जो है वो कंफर्टेबल होती है ठंडे पानी में, मतलब कोल्ड वाटर के अंदर, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर बोल लो या फिर आप बोलो कि थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर। जस्ट बिकॉज वही रीज़न है कि ठंडे पानी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है उस वाटर के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके इंक्रीज़ होने से क्या हो जाता है आपका आपने देखा होगा कि एक्वाटिक स्पीशीज़ कैसे लेती है, गिल से लेती है और अंडर वाटर से ही वो उसको इनहेल करती है ऑक्सीजन को, मतलब उनके गिल्स के थ्रू, जो भी है वो बायोलॉजी का फंडा होता है उसके अंदर। अल्टीमेटली ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ेगी तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। वहीं पर जैसे ही पानी को गर्म करते हैं तो उस जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी थी उस गैस के मतलब उस वाटर के अंदर, डेट मीन्स ऑक्सीजन की, वो कम हो जाएगी। एंड उसके कम होने से उन स्पीशीज़ को ऑक्सीजन की जितनी असेंशियल होती है उतना नहीं अवेलेबल हो पाएगा ऑक्सीजन। एंड उसके कारण वो क्या हो जाएंगे, उनका एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सीधी सी एक बात बोलूँ, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला हल्का सा शुरू में रहेगा। इमेजिन ये करो कि आपने गैस के ऊपर जो है एक बॉयलर रख रखा है और उस बॉयलर के अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने पानी डाल दिया है, ठीक है। अब पानी क्या है, एक मतलब पानी एक लिक्विड होता है और लिक्विड एक मैटर होता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखो कि हर लिक्विड की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब उसके पार्टिकल जो होते हैं, उसके जो अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। इन घूमने फिरने से हमें पता ही है फिजिक्स के उससे कि हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने हीट करना उसको स्टार्ट करा वाटर को, अब इवापोरेशन होगा, वेपर्स बनेगी और वो क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ने लग जाएगी। अब तुमने क्या करा कि उसको जो तपेली थी उसको आपने ढक दिया। ढकने से क्या हो जाएगा, जो भी वेपर निकल रही थी अब वो जो भी आपका जो वो रहेगा उसका कैप रहेगा कंटेनर का, उसके ऊपर जाके स्टिक हो जाएगी। नॉर्मली भी देखा होगा, अगर मम्मी वम्मी जो है पानी गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वेपर बन जाती है। इवन कुकर भी जो है हम खोलते हैं तो देखते हैं कि जो ढक्कन रहता है उसके ऊपर वेपर जमी रहती है। तो वही वाला फंडा होगा। अब क्या होगा कुछ देर बाद कि ये जो ऊपर वेपर जमी है ये थोड़ी देर बाद कंडेंस होगी और नीचे आना शुरू होगी। अब क्या होता है कि हीट करने से उस बेसिकली क्या हुआ, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी उसके पार्टिकल जो थे उनकी रैंडमनेस बढ़ी, मतलब उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हुआ था, हमारा इवापोरेशन हुआ था। तो ऊपर जो बॉयलर का जो वो आपका ढक्कन था उसके ऊपर बहुत सारी वेपर्स बन गई। अब ये वेपर जब कंडेंस होकर जब नीचे आने लगती है, यानी जब जैसे कि नीचे आएगी तो जो भी प्रेशर उन वेपर जो लिक्विड वेपर्स है उनके द्वारा लगाया जाएगा, आपका जो लिक्विड कंटेनर, जो लिक्विड आपने अंदर भर रखा है कंटेनर के अंदर, उसकी सरफेस पर उन लिक्विड ड्रॉप्स का जो प्रेशर लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वेपर प्रेशर। पर कंडीशन अप्लाइड, आपका कंडेंसेशन और इवापोरेशन क्या होना चाहिए, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब जितना ही इवापोरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा और दोनों साइमल्टेनियसली होते रहेंगे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब आता है नेक्स्ट, इसके अंदर ही टॉपिक एक आपके असर्शन रीजन के से इसके अंदर शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इसके अंदर हर फैक्टर के अंदर हम एक चीज़ कॉमन देखेंगे, हर फैक्टर के अंदर ये देखेंगे कि एक एस्केपिंग टेंडेंसी नाम का एक वर्ड आएगा। इस वर्ड का ये मतलब होता है कि ये समझो कि तुमको किसी ने जो है बहुत टाइटली पकड़ रखा है, क्या तुम उस जगह से भाग पाओगे? नहीं, यानी तुमको वहाँ से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो पाएगी। अब इमेजिन करो इसी चीज़ को आप उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ,
जब तक वो लिक्विड का मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड होगा या फिर बहुत ज़्यादा उसकी कम काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही वो बाहर निकलने में असक्षम होगा। मतलब तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा है, तुम्हें अब कोई भी लल्लू पल्लू आके पकड़ेगा तो तुम उसको मार के भाग जाओगे, है ना। पर वहीं पर तुमसे अगर ताकतवर इंसान आके तुम्हें पकड़ के बैठा तो तुम नहीं निकल पाओगे। यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए जिसके कारण आप एस्केप कर सको। यही होता है हमारा एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब भागने की क्षमता। किसकी क्षमता भागने की? तो सर कुछ नहीं, जो वेपर्स है, जो भी आपकी बन रही है लिक्विड की, उस चीज़ की आपको भागने की जो है मॉलिक्यूल्स बोले हम उसको अगर स्पेसिफिकली, तो उस वेपर के मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर इसका रीज़न बता दो। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब आप हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी जो भी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की थी, वो अब क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। उसका ये रिजल्ट मिलेगा कि जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, अब उसके भागने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसके भागने की जो टेंडेंसी है, एस्केपिंग टेंडेंसी है उस मॉलिक्यूल की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही वो इंक्रीज़ होगी, अब आपका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उस एस्केपिंग टेंडेंसी के बढ़ने के कारण वेपर ज़्यादा बनी। वेपर ज़्यादा बनी तो ऊपर से कंडेंसेशन, इवेपोरेशन थोड़ा सा और बढ़ा, और वो बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अगली चीज़ आती है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेपर प्रेशर के। अब समझो, तुम एक रूम के अंदर बैठे हो, वो रूम 2x2 का है। अब कोई आके तुमको पकड़ लिया, तुम उस 2x2 के रूम से भाग पाओगे इजीली? नहीं, बहुत टफ लगेगा तुम्हें। पर वहीं पर आप थोड़ा और एरिया बढ़ा लो, 16x16 का आपको अब रूम दे दिया, अब कोई आके आपको पकड़ रहा है, अब आप के पास जो है स्पेस ज़्यादा हो जाएगी भागने की, यानी आपकी एस्केपिंग टेंडेंसी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बढ़ जाएगी। यानी एरिया बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर, मतलब अगर हम लिक्विड के केस में बात करें तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे ही हमने इंक्रीज़ करा सरफेस एरिया, तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी उन मॉलिक्यूल की, जो भी लिक्विड के थे, वो इंक्रीज़ हो गई, और उसका ये रिज़ल्ट हुआ कि जो वेपर प्रेशर था उसका वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब हिंदी में बताऊँ मैं तुम्हें तो गाढ़ापन। अब एक बात बताओ तुम मुझे कि तुमको बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है क्या कर रखा है, मतलब 4-5 लोगों ने पकड़ रखा है, यानी तुम्हारे आसपास जो सरफेस एरिया है, जो भी एरिया है, उसको बहुत सारे लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब तुम आसानी से क्या है, बाहर नहीं जा सकते। अब यही होता है गाढ़ापन। मतलब जैसे ही आपने विस्कोसिटी बढ़ाई, आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसका रीज़न ये होता है कि विस्कोसिटी बढ़ने पे क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण ये होता है कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है उन मॉलिक्यूल की, वो डिक्रीज़ हो जाती है। दस आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला फैक्टर आता है और बहुत आईएमपी फैक्टर आता है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल का मतलब मैं बताऊं तो एग्जांपल से समझो कि कोई भी चीज़ जितनी जल्दी उड़ सकती है उससे हम बोलते हैं कि वो उतना ज़्यादा वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का आप धूप में रख दोगे 2 मिनट में उड़ जाएगा। वहीं पर आप ऑयल को रखोगे, नहीं उड़ेगा इतनी आसानी से। मतलब ऑयल क्या है, एक तरह का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो आप। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा जगह पे काम आएगा। कि जैसे ही आपने वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, तो अब जो है आपका सरफेस एरिया जो था आसपास आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, वो ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। यानी जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी एस्केपिंग टेंडेंसी उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाएगी। इसका ये रिजल्ट होगा कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा जो है फैक्टर्स वाला पार्ट खत्म होता है। अगली चीज़ आ जाए हमारे पास राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ दो चीज़ों में बोलता है, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए और एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ता है कि कोई सा एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया होगा जिसका जो है वो दो तरह के कंपोनेंट को जो है उसके अंदर होंगे। एक कंपोनेंट हो सकता है सॉल्वेंट हो, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्यूट। अगला चीज़ हमारा जो है लॉ क्या बोलता है फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि एक वॉलेटाइल लिक्विड को कंटेन करके रखता है, मतलब उसके अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड हो, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है
वो उनके हर कंपोनेंट का, यानी एक सॉल्यूट का और एक सॉल्वेंट का, दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके ही मोल फ्रैक्शन के। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लिया कि जो P1 था उसको मतलब हम पार्शियल वेपर प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। हमने मान लिया कि ये जो P था ये था सॉल्वेंट के लिए P1, वहीं पर हम काय1 मतलब मोल फ्रैक्शन आपका मान लिया सॉल्वेंट का काय1। तो यहाँ पर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, कुछ ना कुछ इसको हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पर आता है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप सॉल्यूट के लिए भी निकाल लोगे कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और कांस्टेंट आता है यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब यहाँ पर आपका ये राउल्स लॉ जो है आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए तो खत्म होता है, पर एक अंकल आते हैं वो बोलते हैं, उनका नाम है डाल्टन लॉ, मतलब उनका लॉ का नाम है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या बोलते हैं कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है दोनों कंपोनेंट का, यानी P1 और P2, वो बराबर होते हैं आपके टोटल प्रेशर के। यानी आप बोल सकते हो कि टोटल प्रेशर बराबर होता है P1 प्लस P2। अब हमने अभी ऊपर ऊपर जस्ट अभी करा कि जो आपका P1 है वो P0 1 है, और P0 Chi1 है, और जो P2 है वो बराबर होता है आपका P0 टू Chi2। दोनों में से हम क्या करेंगे, दोनों में से एक ना एक टर्म को हटा देंगे। बेसिकली हमारे पास जो है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमारे पास बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं प्रीफर कि हम सॉल्यूट का जो है मोल फ्रैक्शन कॉमन लेके और इन सबको एक फार्मूला चला दे, यानी P टोटल बराबर कर देते हैं हम P01 प्लस P02 माइनस P01 होल ब्रैकेट Chi2। ठीक है।